वेटनरी साइंस में शुरू हुआ, लोगों का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, तो लोगों ने पहले घोड़े वगैरह अपने सवारी के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए रखे, साथ में उनके साथ गाय भैंसे रखी अपने डोमेस्टिकेशन के लिए। तो वेटनेरियन का मेन मेन फोकस जो है हॉर्सेस एंड गाय भैंस के ट्रीटमेंट पर था। तो उसी बेसिस पे सालोत्री वगैरह कहते थे वेटनेरियंस को, घोड़े के डॉक्टर। फिर बोवाइन प्रैक्टिस आई, दूध की जरूरत हुई तो लोगों ने गाय भैंस डेयरी फार्म में रखने लगे, तो गाय भैंसों पर ज्यादा एम्फेसिस हुआ। फिर जैसे जैसे डोमेस्टिकेशन हुआ और अर्बनाइजेशन हुआ, तो लोगों ने कुत्ते बिल्ली रखना शुरू कर दिया। तो कुत्ता बहुत सोफेस्टिकेटेड एनिमल है, तो कैनाइन प्रैक्टिस पे अब जोर आया। अभी क्या हो रहा है कि शहरों में अपार्टमेंट छोटे हो रहे हैं, लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, उन्हें एनिमल रखना ही है। तो कुत्ते का रिक्वायरमेंट, बिल्ली का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा है, तो उन्होंने एक ऐसा जानवर चूज किया जो बहुत छोटा हो, रिक्वायरमेंट कम हो और सामाजिक और कल्चरल दृष्टि से भी रीच हो। तो अभी एक 10 साल से मैं शिफ्ट देख रहा हूँ कि लोगों ने टॉर्टॉइस पालना शुरू कर दिया है। इसका मेन रीजन तो एक ये हुआ कि लोगों ने फेंगशुई और वास्तुशास्त्र की सहायता ली। उसमें हमारे यहाँ टॉर्टॉइस और कछुए की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा दर्शाई गई है। अगर हम वर्ल्ड की कोई भी माइथोलॉजी लें और कोई भी कल्चर लें, ये टॉर्टॉइस को हमेशा से ही रिलीजियस और एक पायस एनिमल के रूप में देखा जाता है। आप अपनी कल्चर्स को देखें, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप धारण किया था, और जिसके ऊपर मेरू पर्वत को राई के रूप में स्थापित करके बांस की सांप की रस्सी बना करके समुद्र मंथन हुआ था। तो उस समय ये इंडिकेट करता था कि हमारा जो कछुआ जो है कितना स्टर्डी और लॉन्जिविटी का साइन। तो अच्छा, दूसरा इसमें ये जुड़ा के ये जब लॉन्ग लाइफ और स्टर्डीनेस का साइन के साथ साथ वेल्थ का भी साइन है। तो वर्ल्ड की डिफरेंट कल्चर्स में डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया विद द व्यू के वो इसके रखने से वेल बीइंग ठीक होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी एंड वेल्थ आएगी। अगर आप एक एस्टिमेट देखें पूरे वर्ल्ड का, तो एक समय आज की सिनेरियो में यूएसए में तो 53% फैमिलीज जो है वो रेप्टाइल्स है कि पेट रख रहे हैं, और ये कछुआ जो है रेप्टाइल फैमिली का ही पार्ट। और अगर सिर्फ इंडिविजुअली कछुए को देखें तो उस 3% जो फैमिली रख रही है रेप्टाइल, उसका 53% कछुआ है जी। बिग सीनेरियो। हमारे यहाँ भी हम बड़े सिटीज में देखते हैं, आज से 15 साल पहले ओपीडीज में 1 या 2 कछुआ था ट्रीटमेंट के लिए। आज जो है ओपीडी में वही 20 से 25 कछुए आते हैं। मतलब ओपीडी का 20 to 25% पेशेंट इज ए टॉर्टॉइस। सो इट मीन्स लोगों का फोकस जो है टॉर्टॉइस और टर्टल रखने पे ज्यादा हो रहा है। और अगर इसका आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें, 1980s तक कछुआ जो है बैंड स्पीसीज में नहीं था। तो जो स्टार टॉर्टॉइस है, इसका जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था दैट वाज $5 लाख एनुअल इन 1980s। 1980s के बाद में क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टार टॉर्टॉइस का हुआ, इट बिकम्स एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो गवर्नमेंट हैज टू स्टॉप दिस। तो सीनेरियो में देखा जाए, वर्ल्ड वाइड सीनेरियो में देखा जाए, तो आज अमेरिका में ये $50 मिलियन इंडस्ट्री है पेट। इंडिया में पैरेलल एस्टिमेट नहीं है, बट वी होप दैट इट इज $5 to 10 लाख एनुअल। तो ये हमारे कछुओं की इम्पोर्टेंस है, इसलिए लोगों का थोड़ा शिफ्ट जो है कछुआ रखने की तरफ ज्यादा हुआ है। जी डॉक्टर साहब, एक पॉइंट जो मुझे लगता है सबसे पहले पूछूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। कितना लीगल है रखना और इनको घरों में, इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है? हाँ देखिए, क्योंकि ये है कुछ कछुए एंडेंजर्ड स्पीसीज बन गए हैं, उनका नंबर कम हो रहा है, इसलिए प्रिवेंशन एंड क्रुएल्टी एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड
few of the tortoises to keep in the house. So कुछ चीज हमारे कछुओं की है इंडिया के अंदर 26 स्पीसीज पाई जाती हैं, उनमें से कुछ स्पीसीज एंडेंजर्ड हैं जिनको हमको घरों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम डिटेल में एक बार आपसे समझेंगे इस बारे में भी। अभी मैं आपसे पूछूंगा डॉक्टर साहब, टॉर्टॉइज में और टर्टल जी कुछ हमें डिफरेंस बता पाए और जो इनके यूनिक फीचर हैं डॉक्टर साहब, उससे हम शुरुआत करें। जी हाँ, डॉक्टर। एक्चुअली क्या है कि जो लोग जनरल पब्लिक जो है वो सभी को कछुआ ही समझती है, कोई भी स्पीसीज हो तो उसको वो कछुआ ही समझती है। कछुओं में क्या है कि एक यूनिक फीचर ऐसा है कि आप जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जो शील्ड है बोथ ऊपर और नीचे दोनों बोनी केज होता है, तो उसी के अंदर कछुआ अपनी पूरी बॉडी को रिट्रैक्ट भी कर लेता है और बाहर भी निकाल देता है। तो ये एक इसका यूनिक फीचर है कि इसके रहते हुए ये अपने को प्रोटेक्ट करता है। अब इनमें हम देखें कि कौन सा कछुआ है, किस टाइप का है, तो दो मेजर स्पीसीज है कछुओं में। एक है टॉर्टॉइस और दूसरा है टर्टल। ठीक है, तो इसमें ये जो कछुए की और टर्टल की जो स्पीसीज हैं, ये पानी में भी रहती हैं, लैंड पर भी रहती हैं। तो अगर हम इनको करें, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये टॉर्टॉइस की पिक्चर है। ये टॉर्टॉइस जो है ये लैंड में रहते हैं, इनको लैंड का रिक्वायरमेंट है, इनको पानी का रिक्वायरमेंट नहीं है। इनका मेजर होम जो है एशिया, अफ्रीका एंड इंडियन कॉन्टिनेंट पूरा, इसमें ये मेन रूप से पाए जाते हैं। इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हैं, इसकी जो ऊपर की सेल का डोम से बनी हुई, ये सेल जो है गुम्मद नुमा होती है और ये सेल बहुत हैवी होती है, थिक होती है आप देखें तो। और इनके जो टांगे जो आप देख रहे हैं ना, दे आर वेरी शॉर्ट, स्टडी और थोड़ी सी झुकी हुई होती है। और एक स्पेशलिटी होती है इनके, अगर आप पंजे देखें, इनके पंजों में कोई पतवार टाइप का नहीं होता है जी। ये प्लेन होते हैं। और खाने की दृष्टि से अगर आप इनको देखें तो ये हर्बीवोर्स होते हैं, ये सिर्फ वेजिटेबल्स ही लाइक करते हैं। और दूसरी इनकी स्पेशलिटी ये है पानी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है हम लोग। ये टॉर्टॉइस होते हैं, जैसे बच्चे इनके अंडों से निकलते हैं ना, तो ये तुरंत ही मूव करने लगते हैं, जबकि और इनका लाइफ स्पान बहुत होता है। अगर आप कंपेयर करें, एवरेज देखें, एवरेज ये अबाउट 150 साल। और वैसे ये कुछ इसमें से कछुए हैं जिनकी उम्र 326 ईयर तक। So such a long life, they are stirred, and this type of group tortoise में ही होती है। Now इसके बाद आते हैं हमारे टर्टल स्पीसीज, जो दूसरी स्पीसीज है। अगर टर्टल स्पीसीज जो है ये लैंड में नहीं है, इसके रहने के लिए हमें वाटर रिसोर्स चाहिए। ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। इसमें आप देखें, उसमें आपने देखा सेल जो है डूम शेप है, इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ी सी उठी होगी लेकिन फ्लैट होगी और शार्प है। और इनका वेट जो होता है सेल का बहुत हल्का होता है। और जो मैंने पंजों की बात की थी, टॉर्टॉइस के पंजों में वेब नहीं होता, इनके पंजों में पतवार की तरह ना, पतवार जैसे कहते हैं वैसा एक पंजों में होता है, ताकि ये पानी में स्विम कर सकते हैं। और ये ओमनीवोर्स होते हैं, इनकी डाइट में जो है वेजिटेबल्स है, एनिमल प्रोटीन्स है और इस तरह की चीजें, इनको दोनों चीजें चाहिए होती हैं। इसमें एक विशेषता ये है कि जो इनके बच्चे होते हैं अंडों से जो निकलते हैं, वो एकदम नहीं चल पाते, वो करीब 3 से 4 महीने तक अंडों में से निकलने के बाद वहीं पर रहते हैं। वो हैचलिंग टाइम कहलाता है, वो इनका 90 से 120 दिन। और टॉर्टॉइस के कंपैरिजन में इनकी लाइफ स्पान थोड़ा शॉर्ट होता है, इनका एवरेज जो है 40 ईयर्स तक है। और लेकिन इसमें लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान इन टर्टल्स में 86 ईयर्स तक देखा गया है।
जी, जी। डॉक्टर साहब आपने जो इमेजेस के थ्रू हमें समझाया, मुझे लगता है कि जी हमें काफ़ी हेल्प मिली समझने की। लेकिन मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब कि चलिए हम समझ गए टॉर्टोइस टर्टल को लेकर जो भी लीगलिटीज़ हैं, अब मैंने डिसाइड किया कि जो भी लीगल स्पीशीज़ हैं जिसको हम रख सकते हैं, उसको घर लाना चाहता हूँ। क्या उसमें अगर आप हमें समझाएँ कि कौन-कौन से स्पीशीज़ हैं जो लीगल है इंडिया में और कौन-कौन से इल्लीगल हैं डॉक्टर साहब? ओके। वैसे इंडिया में जो है हम लोग 6 या 7 स्पीशीज है टर्टल की, जिनको क्या टॉर्टॉइस की हमारी 4 स्पीशीज है इंडिया में, जिनको क्या हम डोमेस्टिकेट करते हैं। एक पहली वाली है रेड फुटेड टॉर्टॉइस, जो फर्स्ट फिगर आप देख रहे हैं, इसमें पैरों का कलर जो है थोड़ा मस्टर्ड कलर और रेड टाइप का है। एक दूसरी स्पीशीज है लेपार्ड टॉर्टॉइस। लेपार्ड टॉर्टॉइस में क्या होता है कि जो ऊपर की सेल है उस पर मार्किंग होती है लेपार्ड की तरह। और तीसरी स्पीशीज है बॉक्स टॉर्टॉइस, वो बॉक्स की तरह होता है। और चौथी रसियन टॉर्टॉइस। ये स्पीशीज हमारे यहाँ इलीगल है टॉर्टॉइस, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो है वो स्टार टॉर्टॉइस रख रहे हैं। स्टार टॉर्टॉइस जो है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार इलीगल है, बिकॉज इट इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो स्टार टॉर्टॉइस को हमें घरों में नहीं रखना चाहिए। अब सवाल आता है टर्टल्स का। टर्टल के हम अंदर हमारे इंडिया में 7 स्पीशीज हैं जो कॉमनली डोमेस्टिकेट की जा सकती है। इनमें पहली स्पीशीज है स्नैपिंग टर्टल। दूसरी स्पीशीज है रेड ईयर। इनके जो ईयर हैं, ईयर का थोड़ा सा मस्टर्ड कलर, रेड टाइप का कलर होता है, तो उसी की बेसिस पे इसका नाम पड़ा है रेड ईयर टर्टल। तीसरी है सॉफ्ट सेल, जिसके सेल जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है। और एक है डायमंड बैक, जिसकी की बैक पे डायमंड टाइप की फिगर्स बनी हुई है। ठीक है। और एक स्पीशीज कूटर। कूटर है, ये स्पीसीज मड है, जो इसको हमने दिखाया है, ये मड स्पीसीज है। एक कूटर स्पीसीज है और मस्क स्पीसीज है। ये 7 स्पीसीज हमारे टर्टल की और 4 स्पीसीज टॉर्टॉइस की ये इंडिया में लीगली अलाउड है, वे कैन बी केप्ट। अगर जो इलीगल स्पीसीज है हमारी, हमारे पास करीब 5-6 टाइप के टर्टल हैं, जिनको कि हमें इंडिया में नहीं रखना चाहिए। जैसे गैंगीज सॉफ्ट सेल, गंगा में जो सॉफ्ट सेल वाले टर्टल पाए जाते हैं। इंडियन सॉफ्ट सेल, उसमें सेल के ऊपर थोड़े से स्पॉटिंग होते हैं और गैंगीज की तरह ही होते हैं, लेकिन सॉफ्ट पे इस पे होते हैं। एक जो है सी टर्टल है, ग्रीन सी टर्टल, उसको लेदरी टर्टल, लॉगर हेड टर्टल और पीकॉक मार्क्ड टर्टल, जिस पर पीकॉक की तरह मार्किंग बनी होती है। और एक ऑलिव बैक लॉगर हेड टर्टल। ये स्पीसीज टर्टल की हैं जिनको कि इंडिया में इलीगली माना गया है, तो इनको हमें डोमेस्टिकेट नहीं करना चाहिए। तो अगर हम करते हैं तो कभी भी लीगल इश्यू क्रिएट हो सकता है, तब हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जी। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए मैं एज़ पेट लवर मैं गलती से कोई ऐसा स्पीशीज़ ले आता हूँ, जो इल्लीगल और मुझे पता नहीं है और सपोज़ वो बीमार हो गया, तो अगर मैं आपके पास ले आता हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या कोई प्रोटोकॉल है वो फ़ॉलो करने का, या जो वेटरनरी एथिक्स क्या कहता है उसका इलाज होना चाहिए, या पहले मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताना चाहिए? अगर आप बताते मुझे कि ये तो आपने चीज़ रखा है, ये इल्लीगल है। जी डॉक्टर। देखिए, कुछ ये डॉक्टर टू डॉक्टर और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिफर करता है। कुछ हॉस्पिटल इलीगल एनिमल को ट्रीटमेंट के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो पहले ही कहते हैं कि भाई ये इलीगल है, आप डीएफओ से, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से इसकी परमिशन लेके आइए तब कर। लेकिन ये एथिकल नहीं। ये इश्यू इलीगलिटी का विद द ओनर है। व्हेन द tortoise or turtle which is illegal to keep has fallen sick,
आवर एज ए वेटनेरियन हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि हम उसको पहले अटेंड करें और ओनर को एडवाइस करें कि इन द मीन टाइम यू ऑब्टेन ए परमिट फ्रॉम द डीयर। तो हम तो फर्स्ट इंस्टेंस में ही उसको ट्रीटमेंट के लिए अटेंड करते हैं और उसका जो भी बीमारी है उसका डायग्नोज करके ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। इन द मीन टाइम वी एडवाइज देम कि यू टेक ए परमिशन। इन सच कंडीशन में डीएफओ परमिशन दे देते हैं क्योंकि वो कह सकते हैं कि ये एंडेंजर्ड स्पीसीज थी, हमको मिला है, हम ट्रीटमेंट के लिए ले गए हैं, हमें परमिट कर दिया जाए, तो वो उनको परमिट कर दे। कोई डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि उस टर्टल या टॉर्टोइस को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। राइट राइट जी डॉक्टर साहब, क्या कोई एज अ पेट अगर मैं घर में टर्टल और टॉर्टोइस लाना चाहता हूँ तो क्या बेसिस पे भी मुझे कुछ डिसीजन लेना चाहिए कि मैं मेल लाऊं या फीमेल लाऊं? हाँ, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग जो ले आते हैं टॉर्टोइस और हमको पता नहीं होता, कभी कभी ओनर आके कहते हैं कि ये देखिए ये इतने दिन से इसने बच्चे नहीं दिए, या ये देखिए कि इसका बच्चा ही नहीं हो रहा, या अंडे ही नहीं निकल रहे, तो मालूम होता है कि वो मेल है। तो उनको पता नहीं होता कि इनमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। इनमें कौन सा मेल है? पहचान के लिए 4 या 5 पॉइंट है। अगर आप फीमेल को लें तो फीमेल इन टॉर्टोइस में और टर्टल में थोड़ी सी लंबी होती है, उसका ओवल शेप होता है फीमेल का, और इसका साइज थोड़ा लार्ज होता है, और जिसको हम प्लास्ट्रॉन कहते हैं, वो नीचे का हिस्सा, कछुए के नीचे का हिस्सा वो थोड़ा कॉनकेव होता है, ऐसे गड्ढा बना होता है फीमेल के अंदर, मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर जो होता है वो फ्लैट होता है। फीमेल का प्लास्ट्रॉन बिल्कुल फ्लैट होता है, अगर आप फिगर देखें तो सपाट बिल्कुल पे आप आराम से हाथ फिरा सकते हैं, उसमें कोई गड्ढा नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो मेल होगा तो मेल में ऐसे करके गड्ढा होगा। तो फीमेल के अंदर मेल 5 कैरेक्टर हुए। पहला तो उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, उसकी शेप राउंड होगी, और तीसरा उसका नीचे का हिस्सा जो होता है वो फ्लैट होगा, उसमें कहीं कोई कर्व नहीं होगा, और फीमेल कछुए की टेल जो है वो शॉर्ट होगी, और उसके ऊपर के जो सेल स्क्रूट कहते हैं जिनको हम, एनल स्क्रूट जो है वो नैरो और राउंड होते हैं। इन सब के अगेंस्ट अगर वो मेल कछुआ देखें तो वो फीमेल के कंपैरिजन में उसी स्पीसीज का, हम टॉर्टोइस को टर्टल से नहीं कंपेयर कर सकते, या मतलब 10 साल के कछुए को 1 साल से नहीं कंपेयर कर सकते। ऑलमोस्ट इक्वल एज का एक ही स्पीसीज का अगर हम मेल देखें तो वो फीमेल से छोटा होगा, और उसकी शेप ऑब्लॉन्ग होगी, इलोंगेटेड होगी, और उसका नीचे का हिस्सा कॉनकेव होगा, गड्ढा पड़ जाएगा, हाथ फिराएंगे तो बीच में गड्ढा पड़ जाएगा, और उसकी जो टेल जो है फीमेल के कंपैरिजन में बड़ी होती है और लंबी होती है, और स्क्रूट उसके राउंड वाइड चौड़े होते हैं। तो ये 5 पहचान है, इनकी वजह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा मेल है या हमारी फीमेल। जी डॉक्टर साहब, इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और मेल और फीमेल की का जो मेटिंग का प्रोसेस है, इनका रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। इनका जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप ये देखें कि क्योंकि इनकी लाइफ बड़ी लंबी होती है, इसीलिए इनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी भी डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में होती है। अगर टॉर्टोइस है तो उसकी अलग होगी, टर्टल है तो उसकी अलग होगी। जनरली एक मैच्योरिटी आने में 10 से 20 साल लग जाते हैं, लेकिन हमारे कुछ ओनर्स को इस बात का आइडिया नहीं रहता है, वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि 2-4 साल में ही शायद इनका मैटिंग शुरू हो जाए, लेकिन वो नहीं होता है क्योंकि 10 से ये 20 साल लेते हैं। दूसरी एक इसमें ब्यूटी ये है इस स्पीसीज की कि इनका जो मेल होता है, जो आपने ये मैटिंग का ये सीन में देख रहे हैं कि मेल जो होता है ये पॉलीगैमस होता है, ये किसी से पेयरिंग नहीं करता, बॉन्ड की पेयरिंग नहीं है, किसी भी मेल की फीमेल के साथ बॉन्डिंग नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, ये सेक्सुअल मेटिंग हो गई, अलग हो गए, फिनिश। तो मेल जो है वो पॉलीगैमस होता है, और एक मेल जो है
करीब 8 से 10 को फीमेल्स को पॉपुलेट कर सकता है। इस स्पीशीज की एक और बड़ी विशेषता है कि जो फीमेल जो है, एक दफा पॉपुलेशन हो गया और मेल का डिस्चार्ज हो गया, तो फीमेल को 4 साल तक अपने क्लोएका में प्रिजर्व कर सकती है। तो कभी कभी ऐसे केस आते हैं जो हमें कहते हैं कि जी ये इसके तो बच्चे अंडे हो रहे हैं, ये हमारी तो मेटिंग ही नहीं हुई, हमने तो कराया ही नहीं, कई साल हो गए। जब पूछो, हाँ साहब 3-4 साल पहले हुआ था। तो इस स्पीसीज की ही ये विशेषता है कि ये स्पर्म को लाइबल फॉर्म में, जो कि फर्टिलाइज कर सकते हैं, 4 साल तक क्लोएका में रख सकते हैं। जबकि क्लोएका एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर टट्टी पेशाब सब कुछ वहीं से निकलता है। और इनकी जो कोर्टशिप है वो डे लेंथ के अनुसार होती है। जब दिन की लेंथ बढ़ती है तो इनकी मेटिंग का टाइम बढ़ता है, तो उस समय के लिए ये मेटिंग करते हैं। और दूसरी इनके जो विशेषता है, जब ये मैटिंग हो जाती है और इनको पीरियड जो है एग मैच्योरेशन का कंप्लीट हो जाता है, तो फीमेल जो है अपने पिछले पैरों से गड्ढा खोद करके वहां पर अंडे देती। तो उनको जो एग लेइंग होती है, एग लेइंग चाहे वो टर्टल हो चाहे वो टॉर्टॉइस हो, एग लेइंग सैंड में ही होती है। सैंड में हाइंड लिम्ब से गड्ढा खोद के वो नेस्ट बनाती हैं और वहां पर अंडे देती हैं। अंडों का वेरिएबिलिटी इतनी है इनमें, कोई टॉर्टॉइस 1 दे सकता है, कोई 10 दे सकता है, कोई 100 दे सकता है। तो एग साइज जो है, जिसको हम क्लस्टर कहते हैं, 1 से लेके 100 तक वेरी करता है। और इनमें क्या है कि मान लो आपको ताज्जुब होगा कि 10 फीमेल्स हैं, 10 फीमेल्स ने अंडे दिए हैं, वो कैसे अपने को पहचानेंगे कि मेरे अंडे ये हैं? तो इसमें क्या होता है, तो फीमेल जहां पे नेस्ट बना के अंडे देती है वहां पे पेशाब कर देती है चारों तरफ, और उस पेशाब की स्मेल अलग होती है, एंड दे मॉनिटर थ्रू दैट। तो वो अपने ही उसमें आती है और उनको फिर इंक्यूबेट करती है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इनका बड़ा लंबा होता है और बहुत वेरिएबल होता है। 1.5 महीने से लेकर के 1 साल तक इंक्यूबेशन पीरियड चलता है टॉर्टॉइस और टार्टल में। एंड ऑन एन एवरेज ये 3 से 4-5 महीने लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आपका 45 दिन से 1 साल तक जाता है। तो ये इनकी रिप्रोडक्टिव यूनिकनेस है, जिसकी जी डॉक्टर साहब, अब आपसे हमने समझा कि मैं कैसे पहचानूं कि मेरा जो टर्टल है और जो टॉर्टॉइस है वो मेल है या फीमेल है। और मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि मैं एक टर्टल और एक टॉर्टॉइस दोनों में अपने घर ला रहा हूँ। अब मुझे आप क्या सलाह देंगे कि मैं उसका मैनेजमेंट कैसे करूं, अगर आप पहले उसके रख रखाव से शुरू करें। देखिए, ये दोनों चीज अलग अलग। हम दोनों को, टर्टल को और टॉर्टॉइस को, एक ही एनवायरनमेंट में नहीं रखते। टर्टल का रिक्वायरमेंट अलग है और टॉर्टॉइस का रिक्वायरमेंट अलग है। जब हम टॉर्टॉइस की बात करते हैं तो टॉर्टॉइस एक लैंड एनिमल है, इसको लैंड पे रखते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, घरों में टॉर्टॉइस खरीद लिया एंड दे कीप इट इन द हाउस, मूविंग इन द होल हाउस विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन। एक्चुअली जब हम घर में लाते हैं तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम जिस भी जानवर को ला रहे हैं हम उसका नेचुरल एनवायरनमेंट उसको दें। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो टॉर्टॉइस जो है ये लैंड एनिमल है, इसको पेन्स में रखना चाहिए रादर देन हाउस। और जब आउटसाइड में पेन्स में रखते हैं तो इनके लिए बॉक्स बनाने चाहिए, वुडन बॉक्स। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे माउस के या दूसरे प्लास्टिक के केज ले लेते हैं और उनमें रखते हैं, उनमें एनफ स्पेस नहीं होती है। तो एक्चुअली टॉर्टॉइस को रखने के लिए इतनी ज्यादा स्पेस चाहिए एक को कि वो उसमें वास्किंग एरिया भी हो, हाइडिंग एरिया भी हो, फीडिंग एरिया भी हो और मूवमेंट करने का एरिया भी हो, और साथ में उसका प्रोटेक्शन भी हो। क्यों, टॉर्टॉइस वगैरह को
कुत्ते बिल्ली काफी इंज्योर्ड करते हैं अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ दें तो। जो आपको एक फिगर में एक बॉक्स दिख रहा है, ये इस टाइप का हम एक बॉक्स लें जिसकी की छत में नेट लगी हो ताकि एयर रेस। अगर हम छत में नेट नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। उसमें हमको होल्स क्रिएट करने पड़ते हैं साइड वॉल्स में। अगर हम साइड वॉल्स में होल्स क्रिएट करते हैं तो उसका डिफेक्ट ये है कि वहां से कुछ छोटे इंसेक्ट या जानवर अंदर चले जा सकते हैं और आपके टॉर्टॉइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ये बेहतर होता है कि हम एक बड़ा बॉक्स, मतलब 6x2.5 का 6x2 का लें जिसकी ऊपर की छत पर नेट लगी हो, और उस बॉक्स के अंदर हम एक छोटा बॉक्स रखें जिसमें कि वो अपने को हाइड कर सके। एक ट्रेज रखें जहां पर पानी अवेलेबल हो और खाना अवेलेबल हो और सनलाइट की व्यवस्था हो। अगर सनलाइट की व्यवस्था नहीं होगी तो इनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये हमारा टॉर्टॉइस मैनेजमेंट में एक सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि कुछ लोग जो है इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि उसे एनफ स्पेस मिले, वो अपनी मर्जी से धूप में आ सके, अपनी मर्जी से छांव में जा सके और अपनी मर्जी से खा सके और अपनी मर्जी से पी सके। ये तो टॉर्टॉइस के रहा। अब रहा टर्टल। एज अगेंस्ट टॉर्टॉइस, टर्टल एक्वेटिक एनिमल है, उसका मेजर रिक्वायरमेंट पानी है, तो उसको पानी में रहना चाहिए। तो लोग अब जनरली क्या कर रहे हैं कि वो फिश पॉन्ड ले लिया, फिश टैंक ले लिया और उसी में ला करके कछुए को रख दिया। कछुए का और फिश का रिक्वायरमेंट अलग अलग। तो इसीलिए मैंने एक फिगर में आपको दिखाया है कि एक इसका टैंक है। एक कछुए के लिए, मतलब अकॉर्डिंग टू दी साइज, मिनिमम साइज जो है 60x60x120 सेंटीमीटर। मतलब अगर उसकी लेंथ 1.2 मीटर है तो उसकी विड्थ जो है 0.6 मीटर हो और उसकी हाइट जो है 0.6 मीटर। तो इसमें आप उसको रखें, उसके अंदर ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जो पानी में ना हो, दैट इज ए वास्किंग एरिया, या स्टोन डाल दें कि ताकि वो ऊपर आकर के वहां पर पानी के अलावा रह सके। तो उसके लिए हम ऐसा टैंक की व्यवस्था करनी होगी। अगर हमारे पास एक अलग से कमरा नहीं है, हम अपने ही घरों में रख रहे हैं, हमारे घरों में एयर कंडीशन है, अगर हमने एयर कंडीशनिंग में रखा है तो हमको इसके लिए यूवी लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यूवी लाइट जो हम लगाते हैं टैंक में, टैंक के ऊपर, तो ये हर टर्टल से करीब 1.5 से 2 फीट की दूरी ऊंचाई पे होनी चाहिए ताकि उसको गर्मी भी ना लगे लाइट की और उसको यूवी रेज मिलती रहे। यूवी रेज एक स्पेसिफिक टाइप की रेज होती हैं जिसका 290 से 320 नैनोमीटर उसकी लेंथ होती है। इसकी सहायता से ये विटामिन डी सिंथेसाइज करते हैं। अगर ये कछुए जो कि इनको यूवी लाइट नहीं मिलती और सनलाइट में भी नहीं रखे जाते, चाहे वो टॉर्टॉइस हो चाहे टर्टल हो, तो उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। अतः इनके मैनेजमेंट में हमको सनलाइट का, सनलाइट नहीं है तो यूवी लाइट का ख्याल रखना है, एनफ बास्किंग स्पेस का ख्याल रखना है, फीडिंग के लिए पानी की व्यवस्था और खाने की ट्रेस का ख्याल रखना है। जो टर्टल होते हैं ये खाना पानी में ही खाते, अगर आप पानी में डाल देंगे पानी में से पिकअप कर लेंगे। टॉर्टॉइस है, ये पानी में नहीं खाते। तो इन दोनों स्पीसीज का, टॉर्टॉइस का रिक्वायरमेंट पानी 24 आवर पानी पीने के लिए अवेलेबल होना चाहिए ताकि जब मर्जी हो तब वो पानी पी ले। टॉर्टॉइस के लिए एक और ख्याल रखना है कि वैसे तो इसको पानी में नहीं रखा जाता, लेकिन दिन में 2 बार पानी में, नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वहां तक वो डूबा रहे, इतने पानी में आधे आधे घंटे 2 बार रखना चाहिए ताकि इसमें पानी की कमी ना हो और इसका इलिमिनेशन प्रॉपर हो सके। ये टट्टी पेशाब वहां आराम से कर सकते हैं। तो ये पानी में टट्टी पेशाब बड़े आराम से करते हैं और पानी की कमी भी नहीं होती। तो इस तरीके से हम दोनों को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ध्यान में। जी डॉक्टर साहब, हम चलिए आपने जैसे बताया कि टॉर्टोइज के लिए मुझे कैसे
क्रिएट करना है, रखना है, और टर्टल के लिए जो आपने पैरामीटर्स बताए वो मैंने कर लिए। अब मेरा जी अगला सवाल था कि उसको मैं खिलाऊं क्या, उसका डाइट क्या होना चाहिए? जी। इन दोनों की डाइट भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो अगर डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो बहुत सारी डाइटरी डिसीजेज होती हैं। जनरली हम फैमिलीज में क्या करते हैं कि हमारा पेट से इतना अटैचमेंट होता है कि हम उसको पेट न समझ करके अपना बच्चा समझते हैं। हम चॉकलेट खा रहे हैं तो उसको चॉकलेट खिलाएंगे, हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो हम उसको आइसक्रीम खिलाएंगे, हमने कोई मीठा खाया तो हम उसको खिलाएंगे। हम ये भूल जाते हैं कि हम ये उस पर प्यार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर साइंटिफिक डाइट के हिसाब से देखें तो अगर हम टॉर्टॉइस को लें, तो जो टॉर्टॉइस स्पीसीज है जो लैंड पर रहती है, ये वेजिटेरियन है बाय नेचर। तो इसको हमें एनिमल प्रोटीन की जरूरत नहीं है, इसको सुगर्स की जरूरत नहीं है कि हम एक्स्ट्रा दें, इसको सॉफ्ट फूड की जरूरत नहीं है कि हम कोई आइसक्रीम है या पेस्ट्री है या इस तरह का फूड दें। तो बेसिकली इनको हम ग्रासेस, ग्रीन्स, ग्रीन्स वेजिटेबल्स, बीन्स, कैरेट है, फलों में मैंगो है, पपाया है, बनाना है, वाटरमेलन है, मस्क मिलन है, स्ट्रॉबेरीज है, हम ये दे सकते हैं। तो और जैसे वेजिटेबल्स में आप है, जैसे कैरेट हुई, लेडी फिंगर हुई, कैबेज हुई और कॉलीफ्लावर हुई, और ये इस तरह के हम वेजिटेबल्स इनको दे सकते हैं। साथ में, क्योंकि इन वेजिटेबल्स में के साथ में थोड़ा थोड़ा हमें कैल्शियम कार्बोनेट एक्स्ट्रा देने की जरूरत पड़ती है, तो हम कैल्शियम के ब्लॉक्स भी सप्लाई कर सकते हैं, और नहीं होता है तो पानी में कैल्शियम का कैल्शियम के सस्पेंशन दे सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं, जो कैल्शियम के सस्पेंशन आते हैं उसमें जो फीड है खाने का, हम उसके ऊपर डाल देते हैं, तो उससे भी इनका काम चल सकता है। इसके अगेंस्ट जो हमारे टर्टल हैं, जो वाटर में रहते हैं, वो ओमनीवोरस एनिमल कहलाते हैं। ओमनीवोरस मतलब उनको वेजिटेबल भी चाहिए, एनिमल प्रोटीन भी चाहिए। जो एनिमल प्रोटीन है वो जो है हमें कॉमर्शियल फीड्स में के थ्रू भी मिल जाती है। तो कॉमर्शियल फीड जो पैलेट बनाई जाती है उनमें फिश वगैरह है और ये दिए जाते हैं। उनको हम अर्थवॉर्म दे सकते हैं, स्मॉल फिश दे सकते हैं, और इंसेक्ट लार्वी दे सकते हैं, एल्गी दे सकते हैं। और ये फूड तो है ही है। तो इनमें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपका कॉमर्शियल फूड है, तो कॉमर्शियल फूड दे लेक इन विटामिन ए एंड विटामिन डी, तो उनका हमें सप्लीमेंटेशन जरूरी है। तो अगर हम ये सप्लीमेंट नहीं करते तो हमको जो है कॉमर्शियल फीड के साथ में इनको देना ही है। वेजिटेबल है, अगर आप इनमें देखें तो इनको टर्टल को 5% प्रोटीन एनिमल्स के थ्रू आनी चाहिए, 85% फूड इनका वेजिटेबल्स के थ्रू होना चाहिए, और 5 से 10% फूड थ्रू फ्रूट्स के थ्रू होना चाहिए। और फीडिंग पैटर्न जो है, हमेशा आके ओनर कंप्लेंट करते हैं कि जी इसने खाया नहीं, दो इसने 1 दिन से नहीं खाया, इसने 2 दिन से नहीं खाया। एक्चुअली में जब टर्टल बच्चे होते हैं, टर्टल और टॉर्टॉइस यंग होते हैं, तो इनको डेली खाना चाहिए। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो एडल्ट्स को 3 दिन में या 4 दिन में एक बार खाना चाहिए। तो इस पैटर्न को हमें खाने में ध्यान रखना चाहिए। तो ये विद सप्लीमेंटेशन ऑफ कैल्शियम, ये नॉर्मल ग्रीन्स के साथ में हम इनको आराम से घर में मैनेज कर सकते हैं, और पानी की सप्लाई 24 आवर अवेलेबल होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे हम कोई डॉग लाते हैं घर में, तो यूजुअल प्रैक्टिस है कि हम जाके उसका वैक्सीनेशन कराते हैं, तमाम तरह के वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल्स हैं। क्या जी इसमें कोई प्रोटोकॉल है? देखिए, टॉर्टॉइस और इन रेप्टाइल स्पीसीज में, चाहे वो स्नेक हो, चाहे टॉर्टॉइस हो, चाहे टर्टल हो, चाहे चेलोनियंस हो, इनमें कोई वैक्सीन अभी तक नहीं ऐसी डेवलप्ड हुई, क्योंकि इनमें मेजर डिसीजेज प्रिवेंटेबल है ही नहीं ज्यादा। वो जिनकी ज्यादातर डिसीजेज हम मैनेजमेंट से ही प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आज तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन टॉर्टॉइस और टर्टल में जब हम मैनेज करते हैं तो इनमें पेट में कीड़े पड़ते हैं, जैसे और स्पीसीज में पड़ते हैं,
तो उसके लिए हमें साल में 1 या 2 बार डीवॉर्मिंग जरूर कर देंगे। तो हम डीवॉर्मिंग के लिए फेनबेंडाजोल नामक दवा है, उसको 30 से 50 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से एक बार दे देते हैं, ताकि इनके पेट के कीड़े मर जाए। तो इसे वैक्सीन तो कोई नहीं है, बस हम डीवॉर्मिंग ही करते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, आप अगर आप हमें बताएं कि जैसे ये जो कछुए हैं, जो टर्टल्स हैं, टॉर्टॉइस हैं, इनमें जैसे कॉमन जो सिग्नल्स होते हैं वो इलनेस के, वो क्या होते हैं? जैसे डॉग के केस में काफी कुछ हम पहचानते हैं, इनमें हम कैसे पहचानेंगे? हाँ, इनमें सब बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें क्या है कि ये जो एनिमल जो है, ये बहुत सी चीजें हाइड कर, अपने सब साइन, अपनी बीमारी, अपने पेन हम एक्सप्रेस नहीं करता बहुत समय। तो सबसे पहला साइन अगर कुछ होगा तो ये एपिटाइट में चेंज होगा, ये खाना पीना धीरे धीरे छोड़ने लगेगा। उस केस में भी हमें 3 दिन तक तो वेट करना ही होता है, क्योंकि तीसरे दिन हम देते हैं एडल्ट को खाना, तो 3 दिन तक वेट कर सकते हैं। अगर किसी टर्टल में या टॉर्टॉइस में किसी भी तरह का आंख से, नाक से या मुंह से कोई डिस्चार्ज है, तो अब भी वो हम ऐसा समझना चाहिए कि ये शायद बीमार है। उसके जॉइंट नॉर्मल है कि नहीं है, जॉइंट में कोई स्वेलिंग है कि नहीं है, और क्या वो हमेशा छुपा रहता है। जो बीमार टॉर्टॉइस होगा वो एक्टिव नहीं होगा, ये जनरली दिन में ही एक्टिव होते हैं, रात में नहीं होते हैं, तो वो हमेशा छुपा रहेगा। क्या इनके जो सेल है नॉर्मल, जो ऊपर का सेल है, नीचे का सेल है, स्मूथ है, या उस पर कोई ग्रोथ है, या कोई स्पॉट आ गया है। अगर कोई स्पॉट है तो वो बीमारी का साइन। अगर इनकी फीसीज है वो सेमी पेस्टी टाइप होती है, ड्रॉपिंग के साथ होती है। अगर वो बहुत लूज हो जाए और वो 2 दिन से ज्यादा लूज रहे, 2 दिन तक लूज ही करता रहे, और किसी तरह से वेट लॉस हो, तो उसको साइन ऑफ इलनेस समझना चाहिए, और उसको हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ क्या होता है कि जब आप 2-3 दिन तक खाना नहीं खा रहा होता है, तो वो पानी भी अगर नहीं जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उसमें डिहाइड्रेशन के भी कुछ साइंस आ जाते हैं। अगर 4-5 दिन नहीं खाया है, 5-6 दिन लग गए हैं, तो आप उसके देखेंगे उसकी आंखें जो है ना, गड्ढे में धस जाती हैं। जैसे कि आदमियों में है जो बहुत दिनों तक बीमार रहते हैं, तो आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं, उसी तरह से अगर हम उसकी जो स्किन है, पीछे की साइड की स्किन है एब्डोमेन की, अगर हमको उठा के ऐसे चुटकी ले और चुटकी छोड़ दें, तो वो एक तंबू सा बना रह जाए, तो हमें समझना चाहिए कि ये डिहाइड्रेट है, इसको पानी का रिक्वायरमेंट है। और तो सॉफ्टनेस स्किन की खत्म हो जाए, या तो वो भी हमें समझना चाहिए कि ये बीमार है। जब बहुत दिनों तक पानी नहीं पीता है, तो मुंह उसका ड्राई हो जाता है, और उसका सलाइवा जो होता है वो रोपी टाइप का हो जाता है, एक तार सा बन जाता है। अब वैसे तो इनमें हार्ट बीट बाहर से नॉर्मली तरीके से नहीं देखी जा सकती है, लेकिन अगर हम ऑस्कल्टेट करें कर सकें, तो कभी कभी जब डिहाइड्रेटेड जिनमें होता है डिहाइड्रेशन, उसमें हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है, वो हमें सुनाई नहीं देती है, और इन 2-3 दिन तक ये पेशाब भी नहीं करते। तो अगर ऐसे साइन आए, तो हमें इमीडिएटली वेटनेरियन को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी के अलावा इसमें डिहाइड्रेशन भी बहुत मार्ग है, डिहाइड्रेशन के साइन भी आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जो मोस्ट कॉमन डिजीजेस क्या होते हैं इनमें, अगर आप एक एक करके हमें बताएं। देखिए, अगर हम इनको देखें, दोनों टाइप के कुछ 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 डिसीजेस पानी के टर्टल्स में ही होती हैं, कुछ जो है टॉर्टल्स में ही होती हैं, लेकिन कुछ डिसीजेस कॉमन है जिसको कि हम जो दोनों में होती है। तो हम यहाँ ऐसी बात करते हैं जो कॉमन में दोनों में होती है। तो अगर आप देखें निमोनिया, एक निमोनिया ऐसी बीमारी है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है। ये आप फिगर जो देख रहे हैं, इसमें कॉन्स्पिक्यूअस फिगर हैं जो मार्ड निमोनिया है, जो पहली दूसरी फिगर है, ये टर्टल की है। इसमें क्या है कि जो टर्टल का मुंह देखिए आप खुला है, इसका मतलब है वो नाक से या अपने नेयर से सांस नहीं ले पा रहा है, और वो मुंह के थ्रू सांस ले रहा है, तो इसमें मुंह खुल जाता है। क्योंकि ये पानी का है,
जब आप पानी के टैंक में डालते हैं तो ये स्विम नहीं करता, ये फ्लोट करता है एक जगह। जैसे सेकंड फिगर में आप देखो, ये फ्लोट कर रहा है, एक ही जगह पर रुका हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि निमोनिया एक लंग्स में होता है, तो जिस लंग्स में निमोनिया होता है उसकी साइड पानी में झुक जाती है, डूब जाती है, दूसरी साइड पानी से ऊपर होती है, तो यानी ट्विस्टिंग हो जाती है, टिल्टिंग हो जाती है। तो इस तरह के स्विमिंग के चेंजेस, नाक से डिस्चार्ज होना, नाक से बबल भी। तीसरी फिगर में आप देख रहे हैं, ये टॉर्टॉइस की है, इसमें नाक से बबल आ रहा है। ऐसा ही नाक से बबल जो है टर्टल में भी आ सकता है निमोनिया के केसेस में। और चौथी फिगर में आप देख रहे हैं, बिल्कुल ही डिप्रेस्ड है, डल है, कोई एक्टिविटी नहीं है, नेक डाउन हो जाती है। तो इस तरह के जो सिम्टम आए कि अगर पानी का टर्टल है तो वो नाक से कुछ डिस्चार्ज है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, ठीक से तैर नहीं पा रहा है, तो ऐसे केसेस में हमको समझना चाहिए कि इसको कोई फेफड़ों की बीमारी है। इसके अगेंस्ट अगर टॉर्टॉइस है तो उसको तो पानी में तैरना नहीं है, तो उसके मेन साइन थोड़े लेस कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। उसको नाक से ही पानी आएगा, बबल आएगा, और कभी कभी वो कोई दूसरा साइन ही नहीं होता टॉर्टॉइस में, सिवाय खाना छोड़ने के या कभी कभी मुंह से सांस लेने के। तो इन केसेस में डायग्नोसिस के लिए हमको एक्सरे की सहायता लेनी पड़ती है कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो हमें सबको ध्यान रखनी चाहिए। हमें ये डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि ये जो बबल आ रहा है, ये मुंह से आ रहा है या नाक से आ रहा है। जनरली हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये सब नाक से ही। कभी कभी जब टॉर्टॉइस या टर्टल स्केयर्ड हो जाता है या फियरफुल हो जाता है तो मुंह से थूक का गुब्बार भी निकालता है। तो इनको ये मुंह से है या नाक से है, ये हमको डिस्टिंग्विश करने की जरूरत होती है। तो जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इनको कोई रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है और अगर एक्सरे की सुविधा है तो हम एक्सरे से कंफर्म कर लेते हैं एडवांस में कि इसको निमोनिया है। निमोनिया में कई तरह के ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें क्योंकि ये पानी वाले हैं तो इनमें जैसे अगर पानी आपने नहीं बदला है बहुत दिनों से तो स्यूडोमोनास डेवलप्ड हो जाता है पानी। पास्चुरेला स्पीसीज जो गाय भैंसों में भी जो निमोनिया करता है, डॉग्स में भी करता है, पास स्पीसीज अलग है, वो पास्चुरेला की स्पीसीज भी निमोनिया करती हैं। क्लेप्सेल्ला की स्पीसीज भी निमोनिया करती हैं। माइकोप्लाज्मा की भी स्पीसीज निमोनिया करती हैं, और फंगस भी निमोनिया करती है। तो बैक्टीरियल भी है, फंगल भी है, और हर्पीज भी है, तो वायरल भी है। तो जनरली 80 to 90% निमोनिया इनमें बैक्टीरिया की वजह से होता है, और 5 से 7% निमोनिया जो होता है वो फंगस की वजह से होता है, और 2 से 3% में वायरल निमोनिया होता है। तो ये हम इसकी बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और फंगल और बैक्टीरियल निमोनिया डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक्सरे ही एक ऐसा साधन है जिससे हम क्विकली डिस्टिंग्विश कर सकते थे। नहीं तो कल्चर करना पड़ता, कल्चर में 4-5 दिन लगते हैं, तो वो फीजिबल नहीं है। अगर एक दफा हमने पता लग गया कि इनको निमोनिया है तो हमको इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें ट्रीटमेंट बड़ा लंबा चलता है। ठीक है, तो अगर ये बैक्टीरियल निमोनिया है तो हम इनमें 3 तरह की ड्रग्स यूज करते हैं। एक तो एंडोफ्लॉक्सासिन है, डॉक्सीसाइक्लिन हम ओरली दे सकते हैं, और सेफोटैक्साइन और सेफ्टियोफर्सोडियम, ये एंटीबायोटिक हैं जिनको कि हम इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं। क्योंकि जनरली ओनर आप कहते हैं कि भाई ये तो लाना डिफिकल्ट है, हम इसको क्या कैसे दें, तो उससे ज्यादा डिफिकल्ट दवा मुंह से खिलाना है। अगर हम ओरल सस्पेंशन या उसकी डोज नहीं बन पाती है, और अगर डोज बनती भी है तो ओनर क्यों, जब ड्रॉपर से दवा डालने को जाने को होता है तभी मुंह अंदर कर लेता है, तो वो दवा नहीं खिला पाते। तो इनमें बेस्ट वे यही है कि हम इनको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दें। एंटीबायोटिक जिसका जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं उसका शेड्यूल फॉलो करें, रेगुलरली दें। इनमें एंटीबायोटिक जो है 8 से 10 दिन मिनिमम जाना चाहिए। कुछ केसेस में 20-20 दिन तक दिया जाता है इंट्रामस्कुलर। अगर इससे कम दिन पे देते हैं तो इनमें निमोनिया की रिकरेंस
ज्यादा होने। तो ये हमारी एक मेजर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जो कि इनमें होती है। दूसरी एक प्रॉब्लम जो है जिसको हम स्वेलिन आई सिंड्रोम कहते हैं। स्वेलिन आई सिंड्रोम में क्या होता है कि इनकी जो आंखें, दोनों आंखें जो है, जो ये आईलिड्स है, आईलिड्स इतनी सूज जाती हैं कि वो आंखें बहुत फूली हुई लगती हैं और आंखें नहीं खोल पाती। इस कंडीशन में भी ओनर यही कहता है कि भाई हमारा तो टॉर्टोइस या टर्टल जो है खाना नहीं खा रहा है। तो ये विजुअल ब्लाइंडनेस है, मतलब एज्यूम्ड ब्लाइंडनेस है। जब आंख से देख नहीं पा रहा है तो वो अपना खाना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में वो एनोरेक्टिक हो जाते हैं और इसका नहीं खाने की वजह से, जाने की वजह से वो वीक होते चले जाते। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, स्वेलिन आई सिंड्रोम जो होता है, इसके दो मेजर कारण हैं। एक तो ये है कि जिन टर्टल को हम पानी में रखते हैं, अगर हम पानी उनका रोज नहीं बदलते हैं तो उस पानी में बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और आंख जो सेंसिटिव है, जो आप आंख में नीचे देख रहे हैं सेकंड पिक्चर, ये इतनी सूज जाती है वो इन्फेक्शन होकर के कि वो आंखें बंद हो जाती। तो हमें उस पॉइंट पर अगर ये टैंक वगैरह की सफाई करें तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हम खाने में इनके में विटामिन ए की कमी रहती है। अगर हम कॉमर्शियल फूड दे रहे हैं तो विटामिन ए की कमी होगी और विटामिन ए की कमी होने के कारण इसमें आई की प्रॉब्लम हो जाएगी। और तीसरे इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही म्यूनिसिपैलिटी का पानी आना शुरू होता है, उसमें भरा टैंक में हमने डाल दिया, एक्चुअली उसमें क्लोरीनेशन ज्यादा, क्लोरीन ज्यादा होती है। तो क्लोरीन जो है इरिटेट करती है आईज को, तो उस आई इरिटेशन की वजह से इनकी आंख सूज जाती है। अगर हमारा ये कारण है तो हमको एक्चुअली म्यूनिसिपैलिटी का पानी लेकर के 1 या 2 घंटे धूप में रख देना है ताकि उसमें से क्लोरीन निकल जाए, हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमने विटामिन ए की कमी है हमारे फूड में तो हमको कैरेट्स वगैरह देनी चाहिए, या शार्क लिवर ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल है, इस तरह के इसमें फूड में डालना चाहिए। अभी तीसरा, जबकि बीमारी हो ही गई तो इनको हमको, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, तो हमको इनको विटामिन एंटीबायोटिक देना पड़ता है। एंटीबायोटिक हम इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं और साथ में 750 से 1500 यूनिट विटामिन ए का वीक में एक बार ऐड करें तो इस तरह की प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। इस बीमारी से मेजर छुटकारा पाने का कारण तरीका वही है कि हम जितनी सफाई बरत सकते हैं उतनी सफाई बरतें और खाने में विटामिन ए की कमी न हो। इसके बाद इसका और एक इंपॉर्टेंट बीमारी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको हम कहते हैं एब्सिस और फोड़ा। ये शरीर के अंदर कहीं भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादातर इनमें ईयर में होते हैं। इनके जो ईयर होते हैं वो फ्लैट होते हैं, हमारी तरह उनके कान बाहर से उभरे हुए नहीं होते कि वो ये देख सकें, सुन सकें आराम से। तो वहां पे इसको इन्फेक्शन होता है तो उसको ओरल एब्सिस कहते हैं। तो जब ये एब्सिस हो जाती है तो इसको हमें ओपन करके ही निकालना पड़ता है, समझे। ये जो आप देख रहे हैं ये फूला हुआ हिस्सा जो है ये कान का एब्सिस है, इसको ओरल एब्सिस कहते हैं। तो इसको हमें सर्जिकली ड्रेन करना पड़ता है। इनमें एक और विशेषता है इनके पस में, आपने जैसे चाहे हमारा आदमियों का हो या डॉग्स का हो या गाय भैंसों का हो, जब हम ओपन करते हैं तो पस जो होता है थोड़ा लिक्विफाइड होता है, काटने पे इजीली निकल आता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम काटते हैं तो पस बिल्कुल चीज की तरह कड़ा होता है, तो इसके लिए थोड़ा इंसिजन हमें बड़ा देना पड़ता है और फोर्स से उस चीज टाइप को निकालना पड़ता है। तो उसको निकालने के बाद हम एंटीबायोटिक ड्रेसिंग, टिंचर आयोडीन या पॉविडीन आयोडीन या मर्क्यूरोक्रोम, इन सब से ड्रेस कर सकते हैं। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट से ड्रेस कर सकते हैं और अगर मल्टीपल एब्सिस है तो हम एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। साथ में हमको विटामिन ए भी देना चाहिए। जब मल्टीपल एब्सिस होते हैं तो वो भी इंडिकेट करते हैं कि इनमें
विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और इसको विटामिन ए की जरूरत है। जी जब नेक्स्ट आपको बीमारी दिखाएंगे वो हमारी डाइट से रिलेटेड, इसको हम कहते हैं ओवरग्रोन बीफ, जिसकी चोंच, जैसे आपने देखा होगा कि पैरट की एक चोंच होती है, एक अलग टाइप की, जिसको हम पैरट चोंच ही कहते हैं। तो ये जो है उसकी ऊपर की चोंच जो है वो बढ़ जाती है, उसको अब नीचे की चोंच भी बढ़ सकती है। इन दोनों का कारण ये है कि आप इसको अगर माउथ कैविटी को देखें, टर्टिलिया टॉर्टा इसकी को, तो इसमें आपको दांत नहीं नजर आए, कोई टीथ नहीं होते। इसकी जो मैंडिबल और मैक्सिला की रिज जो होती हैं वही बहुत हार्ड होती हैं और वो हॉर्निफाइड लेयर होती है जो बढ़ती रहती है कंटिन्यूअसली। जैसे अपने नेल्स हैं, जैसे अपने नेल्स रोजाना बढ़ते हैं, ऐसे ही इनकी चोंच रोजाना बढ़ती है। अगर इनको नेचुरल एनवायरनमेंट में रखें तो ये बीक जो है हार्ड सरफेस पर मारते रहते, और इनका फूड जो होता है वो हार्ड होता है, वो हार्ड बाइट करते हैं, बीक से ही दबाते हैं, उसी से अंदर गल्प करते हैं। तो वो अगर प्रोसेस किसी भी तरह से रुक जाती है या इसमें खाने में कोई कैल्शियम का, विटामिन ए का, विटामिन डी की कमी होती है, तो ये चोंच एनलार्ज हो जाती है। और क्योंकि इसको घिसने का मौका नहीं मिलता तो बराबर नहीं होता, अलाइनमेंट नहीं होता नीचे का और ऊपर का। जब ये अलाइनमेंट नहीं होता तो खाना नहीं खा पाता, ये ग्रैब करता है और ग्नो करता है फूड को। तो ग्रैब का दोनों प्रोसेस इसकी डिस्टर्ब हो जाती हैं और ये फिर एनोरेक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है। तो इसका एक्चुअली ट्रीटमेंट तो यही है कि हम इनकी चोंच को ट्रिम करें, ट्रिम करके उसको रास्प करें। कुछ केसों में तो ये इजीली हम कर पाते हैं, कुछ केसों में हमको सीडेट करना पड़ता है। एनिमल को सीडेट करें, फिर उसको ग्राइंड करें, कट करें, फिर उसको रास्प करें और फिर बैलेंसिंग करें। और ऐसे केसों में बैलेंस डाइट का भी हमको ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनमें कैल्शियम की कमी हो या विटामिन ए की कमी हो या विटामिन डी की कमी हो, तो हमें उसके नेचुरल फूड की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो इनको हम ओवरग्रोन बीक्स कहते हैं। और इसी तरह से टो नेल्स भी बढ़ जाते हैं, तो टो नेल्स भी बहुत एनलार्ज हो जाते हैं, तो उनको भी समय समय पर हमें कट करना चाहिए। अगर हम उन्हें कट नहीं करते हैं तो ये आई को इंज्योर करते हैं, पंजा मार सकते हैं कहीं भी, तो जहां पंजा मारते हैं तो वहां पे इंजरी पैदा हो सकती है। एक और बीमारी है इनमें जो बहुत ही कॉमन है, जिसको कि हम प्रोलैप्स कहते हैं। प्रोलैप्स के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हम छोटे जानवरों में देखें या बड़े जानवरों में देखें तो वहां पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की ओपनिंग एक अलग होती है, यूरोजेनाइटल सिस्टम की ओपनिंग अलग होती है। ठीक है, अगर फीमेल है तो उसमें पेशाब आने के लिए भी एक इनलेट अलग होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट निकलने के लिए भी ट्रैक्ट अलग होगा। लेकिन ये एक स्पीसीज ऐसी है, इनमें क्लोएका कहलाता है, वहीं पे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स खुलते हैं, वहीं पे यूरिनरी ट्रैक्ट ऑर्गन खुलते हैं और वहीं पे आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन खुलते हैं। तो एक ही पैसे तीनों का काम करता है, फीसिस भी वहीं से पास होती है, यूरिन भी वहीं से पास होती है, एक्स भी वहीं से पास होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी है या कोई कैलकुलाई डेवलप्ड हो गई है या पैरालाइसिस इलियस जिसको कहते हैं, जब इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो गई है, तो वहां पर जो मटेरियल डिस्चार्ज होता है वो नहीं निकल पाता और वो इरिटेट करता है। उसके कारण जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन हो चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट के हो, तो वो बाहर निकल आते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये इंटेस्टाइन्स वगैरह ये बाहर निकल आती है। मेल्स के अंदर क्या होता है कि मेल्स के अंदर उसका पेनिस, जिसको हम फैलस कहते हैं, फैलस, वो बाहर निकल आता है। तो इन केस में हमको ये बहुत मतलब इनके लिए डिस्कम्फर्ट करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है टर्टल एंड टॉर्टॉइस में। तो इसको हमें मैनेज करने के लिए
सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी डाइट प्रॉपर है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो तो उसमें स्टोन फॉर्मिंग डाइट हो, ऐसा ना हो तो उनकी डाइट में विटामिन ए की कमी हो। तो पहले जब ये इस तरह का केस होता है तो हम इसको एंटीसेप्टिक पहले वॉश करते हैं, या हाइपरटोनिक शुगर सॉल्यूशन जिसको जो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे हम इसको वॉश कर लेते हैं। और अगर ये भी नहीं संभव है तो हम इसमें लिडनोकेन डाल करके एनेस्थेसाइज करते हैं इसको लोकल एनेस्थेसिया से। जब स्वेलिंग कम हो जाती है तो इसको अंदर डाल देते हैं इंटरवेंशन से। और फिर पर्स स्ट्रिंग सूचर, जैसे कि बटुए में धागा डाल करके बंद किया जाता है, उस तरह से डाल करके सूचर लगाते हैं और फिर एंटीबायोटिक कवर पर रखते हैं। और साथ में कभी कभी हम एक ट्यूब डाल के छोड़ देते हैं ताकि पेशाब वगैरह वो निकलता है। तो हमको इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। दूसरी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है स्किन डिसीजेज। स्किन डिसीजेज में इनमें टार्टाइटिस में क्या है कि फंगल सेल्स पर फंगल डिसीजेज भी होती हैं, बैक्टीरियल डिसीजेज भी होती हैं। जहाँ पर नीचे का प्लास्ट्रॉन जो है वहां पर डिसीज होती है, उसको हम स्कड कहते हैं। तो वो सेप्टिसीमिक डिसीज होती है। और ये जो दिख रहा है फिगर्स में अगर आप देखें तो आपको कई तरह के डिसीजेज दिखेंगी। तो अगर हम फंगल डिसीजेज हैं जिसको डर्मेटोफाइट कहते हैं, जिसको कॉमन भाषा में हम रिंग वॉर्म कहते हैं, हमारे और जानवरों और आदमियों की तरह तो इसमें रिंग नहीं बनती और इसमें लीजन नहीं बनता। इसमें दूसरी टाइप स्केलिंग टाइप के लीजन होते हैं। तो ये जो है बैक्टीरियल डिसीज है जो देख रहे हैं, इसको हम क्लीन करके इस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। और अगर बहुत ही सीवियर है तो हम इसके साथ में एंटीबायोटिक कवर भी दे सकते हैं। फंगल केसेस में हम क्या करते हैं कि उनको पॉविडीन आयोडीन से स्क्रब करते हैं। ये 2% पॉविडीन आयोडीन बना लेते हैं। जनरली पॉविडीन आयोडीन 5% में होती है, उसको 1 से 2% बना देते हैं वाटर डाल करके, और उससे हम स्क्रब करते हैं। और स्क्रब करके कुछ देर बाहर रखते हैं, पानी में नहीं रखते, और पानी की सफाई करते हैं। तो इसी से वो मैनेज हो जाती है। अगर वो ना हो तो जो लोशन आते हैं एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल, वो हम उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह से स्किन डिसीज का पता करते हैं। एक इनमें क्योंकि डाइट ओरिएंटेड है, कभी डाइट बड़ी कल हमेशा क्लीन नहीं रहती है, तो किडनी डिसीजेज देखी गई है। इन किडनी डिसीजेज में क्या होता है, किडनी जब फेल होने लगती है तो पूरी बॉडी स्वेल करना, चाहे वो आगे के पैर हों, पीछे के पैर हों, पूरी बॉडी हो, तो वो रिट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो बाहर निकले ही रहते हैं। तो उन केसेस में हमको हम ब्लड लेकर के ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का एस्टिमेट कराते हैं और इनको फ्लूइड थेरेपी पर रखते हैं। और एक डिसीज जो स्किन की सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज है वो सेप्टिसीमिक स्किन डिसीज कहलाती है। इसको स्कर्ट कहते हैं, सेप्टिसीमिक अल्सरेटिव कुटेनियस डिसीज। इसमें क्या होता है कि खास तौर का बैक्टीरिया होता है, इसकी परसेंटेज वैसे बहुत लो है। इंडिया में तो इट इज हार्डली 0.001%, हार्डली फ्यू केसेज हैज बीन रिपोर्टेड। इसमें सिट्रोबैक्टर फ्रेंडियाई करके एक बैक्टीरिया होता है, वो आइस उसकी वजह से होती है। आप इसमें पूरे नीचे का जो प्लास्ट्रॉन है वो रेड हो जाता है, अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, एनिमल डल हो जाता है, सिक सी फीलिंग आ जाती है, खाना छोड़ देता है, पानी नहीं पीता है, डिहाइड्रेटेड होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसकी डिसीज की डायग्नोसिस कल्चर से होती है इसका की। तो ये एक सीरियस बीमारी है। इसको मैनेज करने के लिए हमें एंटीबायोटिक कवर देना पड़ता है, स्क्रबिंग करनी पड़ती है, एंटीबायोटिक स्क्रबिंग करनी पड़ती है। तो ये सीरियस बीमारी है। इसमें दूसरी बीमारी जो में कॉमन है, इनमें विटामिन ए डेफिशिएंसी है। क्योंकि जिनको कॉमर्शियल डाइट देंगे, जिनको ग्रीन्स नहीं देंगे, जिनको ग्रीन्स की किसी भी तरह से अवेलेबिलिटी नहीं है, वेजिटेबल या फ्रूट्स की, तो उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होने लगती है। विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी होती है तो 3-4 तरह से उसके सिम्टम आते हैं। एक सिम्टम स्वेलन आई सिंड्रोम में दिखाया, जिसमें आंखें उसकी सूज जाती है। दूसरा है, अगर बहुत दिनों तक विटामिन ए की डेफिशिएंसी रहेगी तो इससे
निमोनिया भी हो सकता है। और जो कान का एब्सिस है, ओरल एब्सिस जिसको कहते हैं, वो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये नेजल से ही ईयर कनेक्ट होते हैं। तो जब नेजल इन्फेक्शन होता है तो ओरल एब्सिस भी हो सकती है। तो इस तरह। और तीसरी चीज जो है, अगर आप आंखों को, नीचे की पलक को, उसको आप हाथ फिरा के देखेंगे तो हार्डियन ग्लैंड्स कहलाती हैं, वो स्वेल हो जाती हैं, वो आपको पल्पेट होती हैं। अगर वो पल्पेट होती हैं, स्किन रफ है, स्किन पील ऑफ हो रही है, तो आप समझे कि इसको विटामिन ए डेफिशिएंसी है, इसको विटामिन ए के सोर्सेज दिए जाने जरूरी है। और एक तरह के, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम लोग अक्सर इन जानवरों को घर में ऐसे ही खुला छोड़ दे रहे हैं, तो ये प्रीडेटर्स इंजुरीज के लिए बड़े प्रोन होते हैं। कोई भी एनिमल आके इनको इंजूर कर सकता है, डॉग भी बाइट कर सकता है, कैट भी कर सकती है, रेट बाइट भी हो सकती है। तो इस तरह के एनिमल इनको बाइट करके इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो बाइट इंजरी जो है, उनका ट्रीटमेंट दो एस्पेक्ट पर डिपेंड करता है। एक तो ये है कि किस तरह के एनिमल ने बाइट किया है, उससे क्या चांसेस है। तो क्योंकि ये बाइट जो है सॉइल्ड होते हैं टीथ, तो इनसे टेटेनस के चांसेस होते हैं। तो हमको टेटेनस का ख्याल रखना है। अगर इंजरी बहुत छोटी है तो हम एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग से काम चला सकते हैं। अगर इंजरी बहुत ज्यादा है, चारों तरफ एरियाज में है, तो उससे डिहाइड्रेशन, शॉक हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है। तो उस केस में हमको फ्लूइड थेरेपी की आवश्यकता है, हमको सलाइन देना पड़ सकता है, हमको एंटीबायोटिक कवर देना पड़ सकता है, और हमको गॉज सोक करके पूरी बॉडी पे डालनी पड़ सकती है, ताकि और डिहाइड्रेशन ना हो। तो इस तरीके से हम एनिमल बाइट इंजरीज को कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं। कुछ जेनेटल डिसीजेस भी होती हैं जो कि रेयर होती हैं, लेकिन होती हैं। एक डिसीज कहलाती है एनोकिकिया। एनोकिकिया में क्या होता है कि इसके किसी भी फिंगर्स में तो में कोई नेल्स नहीं होते, या नो नेल्स। ये जब कोई कहीं भी नो नेल्स है, और अगर एक्सरे में कोई बोन की बीमारी नहीं है, तो ये जेनेटिक। अदरवाइज ये एक्वायर्ड डिसीज में आती है, जहां पर बोन फ्रैक्चर हो गया है, उसके कारण नहीं है, या और कोई बीमारी है। तो इस तरह की बीमारियां भी इनमें देखने को मिलती हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि विटामिन ए के अलावा विटामिन डी का टॉर्टोइस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनका जो सिस्टम जो है, वो अगर इनको सनलाइट नहीं मिलती है, सनलाइट की वेवलेंथ एक बड़ी स्पेसिफिक होती है, 290 से 320 नैनोमीटर, वो अल्ट्रावायलेट रेंज होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट जब जाती है, तो इनकी बॉडी में विटामिन D3 की सिंथेसिस शुरू हो जाती है। दे कैन सिंथेसाइज विटामिन डी। और अगर विटामिन डी सिंथेसाइज कर पा रहे हैं, तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होगा। अगर वो विटामिन डी नहीं सिंथेसाइज कर पा रहे हैं, तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा। तो उसको, उसकी डेफिशिएंसी में जो बीमारी होती है, उसको हम मेटाबॉलिक बोन डिसीज कहते हैं। मेटाबॉलिक बोन डिसीज के सिम्टम एज के अनुसार है। जैसे इस मेटाटाइप में आप देख रहे हैं ना, इसकी हम्प निकला हुआ है, इसका डॉम शेप सेल हो गया है, सब ऊपर बढ़ गया है। तो ये जो है मैच्योर में। जब छोटे होते हैं टर्टिलिया टॉर्टॉइस, तो जब विटामिन डी नहीं बनती है, तो दे बिकम सॉफ्ट, प्लाईवुड। अगर आप हाथ में आप दबा के देखेंगे तो पिचपिचा लगेगा, कि ऐसा लगेगा अभी ऑर्गन हाथ में आ जाएंगे। तो वो शुरू से ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इनमें ताज्जुब की बात यह है, उस स्टेज पे अगर आप कैल्शियम फास्फोरस ही एस्टिमेट कराते हैं, तो वो नॉर्मल मिलते। तो जो ये डिसीज, ये इल्यूसिव रीजन है। तो ऐसे केस में उन्हें हमें कैल्शियम फास्फोरस के साथ विटामिन डी और पैराथार्मोन का एस्टिमेट कराना चाहिए, क्योंकि उस समय छोटेपन में सिर्फ विटामिन डी की कमी होती है, और बॉडी उस समय मैनेज करती है कि ब्लड लेवल मेंटेन करें। तो ये गलत, अगर कैल्शियम फास्फोरस की बेसिस पे जाएंगे तो ये हमारा गलत निर्णय होगा। तो इसलिए हमें वहां पर विटामिन डी और पैराथार्मोन का भी एस्टिमेट कराना चाहिए। तो छोटों में तो सॉफ्टनेस आ जाती है, चाहे वो प्लास्ट्रॉन हो, चाहे वो पैराफिट हो। जैसे जैसे वो बढ़ता है,
तो दो तरह की सिचुएशन आती है, बॉडी में कैल्शियम नहीं है, विटामिन D3 नहीं है, तो बोनी स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मस्कुलर स्ट्रक्चर एक्सपेंड करते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि टॉर्टोइज का ऊपर का सेल जो है वो छोटा होता है और नीचे की बॉडी बढ़ जाती है। तो यहाँ सॉफ्टनेस नहीं होती, यहाँ एक अलग सा सिम्टम्स आता है कि ऊपर का सेल जो है कैरापेस सिकुड़ गया है, इस केस में कैरापेस डॉम सेल्स हो गया है, तो ये मोर एडवांस है। तो इन कंडीशंस में विटामिन डी में ये 3 टाइप के सिम्टम्स आते हैं, तो इनमें हमको विटामिन डी एक्स्ट्रा देना पड़ता है, कैल्शियम देना पड़ता है, विटामिन डी के लिए यूवी लाइट का प्रोविजन करना पड़ता है। अगर हम ये लोग नहीं कर पाते हैं, ये वो आपने जो पहली फिगर देखी वो टॉर्टाइज की, अभी एक और फिगर आप देखें अभिनीत जी, तो उसमें आपको ये टर्टिल की है। टर्टिल में आप देखेंगे कि ऊपर का वो सिकुड़ गया है, कर्व्ड हो गई है कैरापिस और डॉम शेप्ड हो गई है वो। तो इस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी और प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी जैसे टर्टिल है, हमने बालकनी में रखा हुआ है, वहां से नीचे गिर गया, मतलब 3 माला 4 माला से हो गया, तो इनके फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, या हमारे हाथ से छूट गया, या हमारा पैर पड़ गया। तो ऐसी कंडीशन में ये सेल्फ फ्रैक्चर्स होते हैं, तो सेल्फ फ्रैक्चर्स को भी वो भी मैनेज करने होते हैं, वो भी सर्जिकली बैंडेजिंग करनी पड़ती है और कभी कभी इनकी सूचरिंग भी करनी पड़ती है। अगर पता नहीं दिखा पाएंगे कि नहीं, एक फॉरेन बॉडीज का कुछ कभी कभी क्या होता है कि जब ये हम घर में घूमते रहते हैं तो कोई भी चीज इंजेस्ट कर ली, नेल है, कॉइन है, पिन है, तो इस तरह की चीजें जब वो इंजेस्ट कर लेते हैं तो वो बॉडी में जाके इंड्यूस करती है, तो इनकी डायग्नोसिस में बहुत डिफिकल्टी आती है। शुरू में तो ये आप देख रहे हैं फिगर, इसमें ये पूरा स्क्रू इसने इंजेस्ट किया हुआ है, तो ये इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, पेन हो रहा है, एनिमल एनोरेक्टिक हो रहा है। जब ये केस हमारे पास आया था तो ये 15-20 दिन से खाना नहीं खा रहा और डिहाइड्रेट हो चुका था। तो जब इसको पल्पेट साइड से पल्पेट करके देखा तो कुछ हमको डाउट हुआ, फिर हम लोगों ने इसको एक्सरे करके देखा कि इसने स्क्रू इंजेस्ट किया हुआ। तो ऐसे केस में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इसको ऑपरेट करके स्क्रू को निकालना ही पड़ता है। और एक तरह की प्रॉब्लम्स इनमें हो जाती हैं कि स्टोन फॉर्मेशन, जिनको लिथ्स कहते हैं। लिथ्स जो है, कभी क्या होता है कि पैरालाइटिक एक इलियस डिसीज होती है जिसमें कि ये इंटेस्टाइन जो है वो पैरालिटिक हो जाती है, उसमें मूवमेंट नहीं होता और इस फूड की स्टेग्नेशन होती है। तो वहां पर कुछ फॉरेन मटेरियल एक्युमुलेट होकर के उनके चारों तरफ एक कवरिंग हो जाती है और वो एक लिथ का रूप क्रिएट कर देती है। इसमें आप देख रहे हैं 2 लिथ्स हैं, अलग अलग फॉर्म हुए हैं, ये इंटेस्टाइन में है। इसी तरह के लिथ्स जो है वो क्लोएका में भी डेवलप्ड हो सकते हैं यूरिन की वजह से। तो ये हम काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनमें हमें डाइट का ख्याल रखना है और इनको हमें मैनुअली, अगर कभी कभी क्या होता है कि हम रेक्टम के थ्रू ही, क्लोएका के थ्रू ही बट डाल करके उस पोर्शन पर फील कर सकते हैं और रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं ब्रेक करके। तो ये लोअर पार्ट में ही होते हैं ज्यादातर, तो ये ब्रेक होकर के निकल भी जाते हैं। एक और कंडीशन है जो कि बाई आवर मिस्टेक जो क्रिएट होती है, हम क्या करते हैं कि भाई डॉक्टर के पास हम दिखाने लाए, कार में रखा हुआ है हमारा, गर्मी के दिन है, हमने सोचा है कि भाई अच्छा भी कोई फ्रेंड आ गया, कार में बंद कर दिया और हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हम एसी चला के रखा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा एनवायरमेंटल टेम्परेचर, जो ये एक्टोथर्मिक होते हैं, ये अपना रिक्वायरमेंट बॉडी के टेम्परेचर का बाहर से मैनेज कर, बाहर के टेम्परेचर पे ही अपना मेटाबॉलिज्म घटाते बढ़ाते हैं ताकि वो अपना एक यूनिफॉर्म कर सके। तो इनको जनरली हम लोग जो जो रखते हैं वो 95 फ़ारेनहाइट से नीचे ही रखते हैं। जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो 70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ही रखते हैं। अगर किसी भी तरीके से
टॉर्टॉइस या टर्टल 38 डिग्री टेम्परेचर पे और इससे ज्यादा पे रख रहा है तो वो हाइपोथर्मिक होता है, हाइपरथर्मिक होता है, मतलब हीट स्ट्रोक, जिसको लू लगना कहते हैं। उस तरह की इनमें बीमारी होने लगती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हम कभी एडवाइस करते हैं कि भाई इसको विटामिन डी की कमी है, आप इसको सनबाथ बास्किंग करने। लेकिन सनबाथ का मतलब ये नहीं है कि दोपहर के 12 बजे मई के महीने में 48 पे या 40 पे आपने बाहर में रख दिया। तो बोले डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि इसको सनबाथ देना है, हमने सन में रख दिया, वो तो मर गया। तो वो हीट स्ट्रोक से मरते हैं। तो सनबाथ, यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि डॉक्टर की एडवाइस को अदरवाइज ना लें और इस पे लिटरेरी मीन्स में ना लें, बल्कि सेंस में। सनबाथ का मतलब है जब हमें सनबाथ देना है तो मॉर्निंग में जो सनलाइट होती है, जो फिल्टर्ड सनलाइट होती है, वो 7 से 8 या ज्यादा से ज्यादा 9 बजे। नहीं है तो फिल्टर्ड लाइट, ग्लास फिल्टर्ड लाइट, वो यूवी लाइट को नहीं रोकता है, तो उसमें रखें एट ए टाइम, नॉट मोर देन हाफ एन आवर। अगर आप हाफ एन आवर से ज्यादा करते हैं, देयर इज चांसेस ऑफ सन स्ट्रोक। तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे केसेस में जो ये मरते हैं, देखिए उसमें क्या होगा कि मुंह से एकदम झाग आएगा, सडन डेथ हो जाएगी और सडन बेहोश हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अगर आप जनरली थर्मामीटर से टॉर्टॉइस का टेम्परेचर लेना चाहें तो ये नहीं रिकॉर्ड हो, क्योंकि इनका टेम्परेचर जो है 20 या 22 डिग्री या 26 डिग्री तक जाता है, सेंटीग्रेड में जाता है, यानी 75-78 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। हमारे थर्मामीटर 90 से ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई केस आया है और अगर हम उसका टेम्परेचर लेते हैं तो इट गोज एबव 90, जो हमारे और स्पीसीज के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इसके हिसाब से अगर 80 से 70-75 से ऊपर हो गया तो वो हाइपरथर्मिक हो गया। तो ऐसे केसों में हमें बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो ये हमारी कुछ कॉमन सी बीमारियां हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो हम मैनेज टॉर्टॉइस और टर्टल को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और हमारा जो पर्पज है लाने का घर में, एज ए फ्रेंड, एज ए पेट, एज ए रिलैक्सेसिंग टॉय, वो भी पूरा होगा। अगर हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम हमेशा परेशान हैं। एक चीज और मैं क्वेश्चन करूंगा इसमें, जो अक्सर ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, क्या हम ये जानवर रख रहे हैं, क्या हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनसे हमें तो कोई बीमारी नहीं हो जाएगी, एक जूनोटिक एस्पेक्ट कहते हैं। क्या ये कभी कभी क्या है, कभी कभी क्या, मैं तो रेगुलरली कह रहा हूँ, क्या बुरा है कि लोग बाग जो है ये भूल जाते हैं कि ये कंपेनियन है, नॉट नॉट ए इन्फेक्ट, नॉट ए ह्यूमन इन्फेक्ट। तो क्या दे विल कीप देम, अपने बिस्तर में ही सुलाएंगे, अपने साथ ही खाना खिलाएंगे। तो चाहे वो कितना भी आपका लवेबल हो, उसको उसका एनवायरनमेंट मिलना ही चाहिए। अगर आप एनवायरनमेंट से डेविएट करते हैं और आप कोई केयर में चूक करते हैं तो आपके इन्फेक्शन एक्वायर करने के चांसेस बढ़ते। तो इसी तरीके से जब आप पेट को एक्वायर कर रहे हैं, टर्टल को या टॉर्टॉइस को, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमें इनसे क्या हो सकता है। अगर हम कहीं पे चूक करते हैं, इसके फीकल मैटर या फीकल ड्रॉपिंग के कांटेक्ट में आते हैं, हम क्लीननेस नहीं बरतते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं या बच्चे हैं, वो उनको जो उनसे खेलते हैं, हाथ हाथ क्लीन नहीं करते हैं, तो 4 तरह की बैक्टीरिया हैं जो कि हमको इनसे एक्वायर होते। एक है साल्मोनेला। साल्मोनेलोसिस जो डिसीज है वो हमको टॉर्टॉइस और टर्टल से भी हो सकती है। दूसरा बैक्टीरिया कहलाता है कैंपाइलोबैक्टर, तीसरा है क्लेब्सियल्ला और चौथा है सिट्रोबैक्टर। ये 4 बैक्टीरिया है जो कॉमनली हम इन टॉर्टॉइस से एक्वायर कर सकते हैं अगर हम हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का और मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो
तो जी ये हमारे जूनोटिक एस्पेक्ट हैं जो हम इनसे एक्वायर कर सकते हैं। इनसे बचने का एक ही सिंपल तरीका है। इनका तरीका जो पानी के हैं, ये टर्टल है। टर्टल क्या है, जब हम पानी में रख रहे हैं, टैंक में रख रहे हैं, तो वहीं पे वो खाना खाते हैं, वहीं पे उनका पेशाब निकलता है, वहीं पे उनकी फीसिस है। तो दे आर दी सोर्स ऑफ। तो उसमें हमको जो टैंक है, और उसी में जब खाना डाल दिया तो खाना के रेसिड्यू बच रहे, खाने के पार्टिकल भी बच रहे हैं। तो अगर हम उन्हें नहीं हटाते तो वहां बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, और बैक्टीरिया के डेवलपमेंट से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसीलिए हमको जो पानी वाले हैं उनके टैंक का पानी रोज ही बदलना, विदाउट फेल, ताकि हम उसका जो रेसिडुअल मैटर है उसको हम निकाल सकें। दूसरा जो है, एक तो ये हमने पानी बदल दिया, क्या इज इट एनफ? ओके, इट इज एनफ, बट फोर्टनाइटली हमको क्या होता है कि पानी और ये टॉर्टॉइस टर्टल निकालने के बाद पूरे टैंक को अच्छी तरीके से क्लोरीन से साफ करना चाहिए, ताकि उसमें कोई रेसिडुअल न रह जाए। तो ये हम फोर्टनाइटली कर सकते हैं। एंड जी थर्ड जो एस्पेक्ट है कि हम जो हमारा टर्टल है उसको हम टूथब्रश ले करके साल में 3-4 बार स्क्रब स्क्रब करके, ताकि एल्गी या कुछ इस तरह की पानी में रहने के कारण जो फॉरेन मटेरियल जमा हो जाता है वो क्लीन हो जाए। और बाद में हम 0.5% या 1% पॉविडीन आयोडीन के वाटर से भी इसको स्क्रब कर सकते हैं। तो ये करें। और इसके बाद एट एवरी टाइम when we handle a tortoise or when we handle a turtle, every time we have to wash our hand with the soap and water liberally. इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ये हमें फॉलो ही करना है। चाहे हमने 1 सेकंड के लिए छुआ है तब भी हमको वॉश करना है। और या हमारे पास 2-3 हैं टॉर्टोइज, 2-3 जगह पर हैं, तो ईच टाइम हमको वॉश करना है दूसरे को हैंडल करने से पहले। तो इस तरह से अगर हम करें तो हम अपने को भी बचाव कर सकते हैं और इनको भी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं, हम कैसे हम इनको बच सकते हैं, इन पे मैंने डाला। अगर इनके बारे में जो कुछ कुछ क्वेश्चन हो तो डॉक्टर साहब, रिलेट। सवाल है, आपने काफी कुछ खुद बताया, तो सवाल मेरे पास कम ही बचे हैं। अ, एक सवाल है डॉक्टर साहब कि बाय द वे, अगर घर में अगर आप रखते हैं टर्टल टॉर्टोइज, अगर गलती से कभी कभी वो काट लेते हैं, कभी बच्चे को या हमें, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो इनका बीक सिस्टम है, जो बीक है टर्टल की और टॉर्टोइज की, हालांकि इसमें दांत नहीं होते, लेकिन इनके दबाने पर फोर्स बहुत होता है। जी तो बच्चे की उंगली वगैरह भी अगर टॉर्टोइज बड़ा है तो इट कैन बी क्रस्ड, अगर ये मुंह में आ गई है तो इतना फोर्स होता है। तो अपने में अगर ये क्रश नहीं है, सिंपल बाइट है, स्मॉल वुंड हो सकता है, तो हमको एंटीसेप्टिकली पानी से धो करके करके ड्रेसिंग करनी चाहिए। और ज्यादा है तो एंटीबायोटिक का कोर्स भी लेना चाहिए। और ये टेटेनस टॉक्साइड तो आजकल सबको लगता ही है, तो दैट कैन प्रिवेंट। और अगर क्रशिंग इज सीवियर देन वी हैव टू गो फॉर एक्सरे, तब देयर आर चांसेस ऑफ क्रशिंग दी बोन। तो इस चीज को हम यानी बरतनी चाहिए। तो इसीलिए जब हम हैंडल करते हैं टॉर्टोइज को, तो उसके इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि मुंह पलट करके वो हमें इंजोर ना कर सके। तो जी ये काफी सीरियस इंजरी हो जाती है बच्चों में खास तौर पे। जी ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ सवाल लोगों ने पूछे हैं, वो पूछते हैं। एक सवाल पूछा है मृत्युंजय कुमार ने, उन्होंने कहा जी सर, कॉज ऑफ वाइटिश डिस्कलरेशन ऑफ द शेल ऑफ टर्टल एंड हाउ टू ओवरकम दिस? हाँ, जो वाइटेड पैचेस पड़ जाते हैं ये ड्यू टू फंगल डेवलपमेंट। तो ये जो डिफरेंट टाइप की फंगल होती हैं उनसे वो वाइट पैच हो जाते हैं। तो उनको हमको पॉविडीन आयोडीन से हमें अगर स्क्रब करेंगे तो वो साफ हो जाते हैं। और थोड़ा सनलाइट में रखें। जी
एक सवाल गरिमा सेठ ने पूछा है, आपने आंसर किया है उसका, फिर भी मैं पूछता हूँ, आप क्लियर करिएगा। उन्होंने पूछा है, हाउ मेनी डेज शुड द वाटर ऑफ टर्टल टैंक बी चेंज्ड? Turtle water should tank water should be changed daily अच्छा because it contains the fecal material, food residual particle, and urine particle. If they stay for more, there is a development of the pseudomonas. So जी this is not like a fish. जी एक्चुअली क्या होता है कि ये यहाँ से खरीदते हैं, दे आर द फिश एक्वेरियम, और फिश वो जो बेचने वाले भी होते हैं वो फिश एक्वेरियम की तरह ही इनको गाइड करते हैं कि उसमें अगर आप डेली बदलेंगे तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें तो टर्टल का सांस लेने का तरीका अलग है। जब ये ऑक्सीजन इनहेल करना चाहता है तो इट विल कम ऑन दी सरफेस, extend the head, inhale, go down. This is a 70 to 80% technique. And 20% it will take the dissolved oxygen in water. So major oxygen is from environment, getting up, taking the oxygen, going down. क्योंकि इसमें जो फीकल मैटर है और यूरिन मैटर है उसमें बैक्टीरियल फ्लोरा ज्यादा होता है, और बैक्टीरिया ने जब वो स्टे करते हैं तो इसमें सीडोमोनास वगैरह का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, और सीडोमोनास बैक्टीरिया इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। सो एट एवरी डे वी हैव टू रिमूव द फूड, लेफ्ट ओवर फूड, फीकल मटेरियल, so that can be changed by water changing. ठीक है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन सीताराम गुप्ता ने पूछा है, हाउ टू डिटरमिन द एज ऑफ टॉर्टोइज और टर्टल? एज जी एज ऑफ द टॉर्टोइज एक्चुअली ये बाहर से बड़ा डिफिकल्ट है। इसमें एक्चुअली एक्सरे से ही बोन डेवलपमेंट की बेसिस पे हम डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि जैसी कैटिल, बफेलो या औरों में स्पीसीज हैं कि रिंग पड़ जाती है, ये पड़ जाती है, इस तरह के जो सेल रिंग्स हैं वो है, लेकिन दे आर नॉट श्योर एंड दे आर वेरी इल्यूसिव, उनका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, और इसमें साइंटिफिक स्टडीज आर स्टिल लैकिंग। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये कुछ सवाल थे, बाकी आपने बहुत क्लियरली समझाया सबको, और जो प्रेजेंटेशन थी इतनी क्लियर थी, सिर्फ कि बहुत सवाल बचा नहीं, गुंजाइश बची नहीं। कुछ पूछने से बच गया, और डॉक्टर साहब आपको लगता है कि कुछ और जो पूछना चाहिए था मुझे, तो आप जरूर बताइएगा कि पेट पेरेंट्स को जिन्होंने टर्टल या टोर्टोइज रखा हुआ हो। जी देखिए, इसमें मैं कुछ एक पिक्यूलियर फीचर्स जो हैं जिनके बारे में जो समझना लोगों को जरूरी होता है, कि जो कि टर्टल वगैरह में और स्पीसीज से डिफरेंट होते हैं, वो मैं बताना चाहूंगा। जब इनमें सबसे बड़ी एक तो विशेषता ये है कि जो इनका है, एक तो स्टडी होने के साथ साथ जो ये इनकी इंटेलिजेंस लेवल लो होती है, कि लेकिन जब इंटेलिजेंस लेवल लो है लेकिन मेमोरी लॉन्ग है, एक दफा कोई कमांड अगर इनके उसमें आ जाती है तो वो सालों रहती है, दे कैन फॉलो। अच्छा, दूसरी इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनको हियरिंग में प्रॉब्लम है। इनके जो ईयर्स है, दे आर नॉट एक्सटर्नल, वो बिल्कुल एट द लेवल ऑफ आईज है, उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली है, ठीक, और वो उन्हीं से काम चलाते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि अगर 60 डेसिमल से कम की साउंड है तो दे कांट हियर, so they do not follow your command. अच्छा So it is useless to talk to the turtle, to pet, to vocal नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। तीसरी इसकी स्पेशलिटी है, उसके लिए यू हैव टू बी वेरी लाउड। तीसरी स्पेशलिटी इनकी ये है, इनका आई सिस्टम। हम और हम आपको आपके सामने से देख रहे हैं, दैट इज ए फ्रंटल, ज्यादा से ज्यादा हम आपके 90 डिग्री देख सकते हैं, लेकिन इनका विजन जो है, आई का मूवमेंट ऐसा है, दे कैन सी 360 डिग्री, they can rotate the eye and can see the 360 degree, and they can see during night also. तो इनका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है? और चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका जो सिस्टम है, माउथ सिस्टम जो है, इनमें च्यूइंग के लिए देयर इज नो स्कोप फॉर टीथ। टीथ है ही नहीं, टीथ का काम भी बीक से लेते हैं, ग्रैब करने का काम भी ये टीथ लेते हैं। तो ये इनके 3-4 ऐसे पिक्यूलियर पॉइंट हैं जिनको के हमको समझना चाहिए कि ये थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा, हाँ, एक और ये है कि इनका जो रिक्वायरमेंट है, नेचुरल रिक्वायरमेंट है, वो लाइट वाला रिक्वायरमेंट भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इनके बगैर यूवी लाइट के, बगैर सनलाइट के इनको नहीं रखना चाहिए। अगर उसका इंतजाम तो करना ही चाहिए, नहीं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है ये। और दूसरा ये है लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस, कोई भी लॉन्ग लाइफ होने की वजह से रिप्रोडक्टिव साइकिल भी लॉन्ग है, बच्चों का इंक्यूबेशन पीरियड भी लॉन्ग है, ये और स्पीसीज से लॉन्ग। तो ये थोड़े से अलग फीचर्स हैं, तो इन चीजों का हमको ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, जाते जाते मैं आपसे कहूंगा कि जो पेट ओनर्स हैं, आपने अपने अनुभव में देखा हो कि कोई वो रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं जो अक्सर गलती करते हुए पाए जाते हैं आप। जी, मेजर चीज तो ये है कि बहुत से लोग इस उसमें आ जाते हैं कि ये हमारा बहुत लवेबल एनिमल है, एंड दे स्टार्ट ट्रीटिंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग। दे विल फीड मिल्क, they will feed chocolate, they will feed cake, they will give chapatis, like that. Whatever they want to eat, they give you. जबकि it is not their requirement. जहां तक हो सके हमको जिस एनिमल को हम कीप कर रहे हैं, हम उसको उसी की हैबिटेट में रखें जी। जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वी कैन सर्वाइव इन एसी, but tortoise or turtle will not survive. It is not the natural environment, because in AC of chances for infection, and there is a problem of the oxygen level, and third problem is no UV light. सनलाइट नहीं मिलेगी उनको, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी और फिर और भी डेफिशिएंसी। और चौथी चीज ये है कि हमको पानी वाले को पानी में ही रखना है, लैंड वाले को लैंड में ही रखना है, वाइस वर्सा नहीं रखना। और लैंड के हैं उनको भी आधा घंटा पानी में सुबह शाम जरूर ही रखना है, ताकि उनका इलिमिनेशन टट्टी पेशाब आराम से हो सके। और अगर किसी लेवल पे पानी नहीं पा रहे हैं, तो वो पानी भी उनका पूरा हो। और एक चीज और ख्याल रखें, फूड उनके हिसाब से ही दें। फूड है तो थोड़े से कैल्शियम ब्लॉक भी जरूर डालें, कैल्शियम के क्यूब, कैल्शियम का सप्लीमेंट इनको जरूर डालें। यही अगर हम चीजों का और सैनिटेशन का ख्याल रखेंगे, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा लवेबल जानवर है, और माइथोलॉजिकल भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी प्यारा जानवर है। Doctor, thank you so much, and it is our pleasure to have you once again. I'm saying कि it feels like a blessing कि आपने समय निकाला हमारे लिए, और बात की। डॉक्टर साहब, हम फिर किसी से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किसी और सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, Sure. Thank you very much for giving me the opportunity to join with you. You are doing an excellent job making the people understand the various aspects of the veterinary. So you are doing a great job. Thank you very much. I hope you will continue and will bring more subjects to the audience. thank you so much. Thank you so much. We are Thank you. proud Thank to you. host you, a veteran like you, on our platform on such a early stage. मतलब मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये है, और जरूर आपको हम इनवाइट करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। थैंक यू। Thanks a lot. Thanks a lot. Namaskar.